हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने रहे हैं आपका काव्यखंड का अध्याय नंबर 6 चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती है। त्रिलोचन द्वारा रचित चैप्टर है आपका, कवि त्रिलोचन है इसके। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती है। इसके पहले हम आपके काव्यखंड के 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पीडीएफ जिसको भी चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं गद्यखंड। जैसे ही आप पीडीएफ लेंगे उसमें आपको ये लिंक दिखेगी, इस पर क्लिक करते ही आप गद्यखंड के संपूर्ण प्रश्नोत्तर ले सकते हैं। और इसी प्रकार से आपको एमसीक्यू के लिए भी जो है लिंक मिल जाएगी, तो आप उस पर क्लिक करके लिख सकते हैं, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन देखेंगे हम इसके। और पिछले चैप्टर्स यदि आपने कंप्लीट नहीं किया है 1 2 3 4 5, यानी कि हम तो एक एक करी जाना से लेकर के घर की याद तक कंप्लीट कर चुके थे। आज है आपका 6 नंबर का अध्याय। पीडीएफ तो आप ले ही लेंगे, लेकिन आपको समझना है सभी क्वेश्चन को, तो आपको वीडियो में बने रहना है ना, ताकि आपको सुनने से ज़्यादा याद होता है, क्योंकि आप सुनेंगे तो आपको परीक्षा में भी याद बना रहेगा। देखेंगे यहाँ पे, चंपा ने ऐसा क्यों कहा है कि कलकत्ता पर बजर गिरे, है ना। तो चंपा के द्वारा ये कहा गया है कि कलकत्ता पर बजर गिरे। इसका आंसर देखेंगे, चंपा नहीं चिन्हती है, चाहती है ना, चाहती। चंपा नहीं चाहती थी कि उसका पति उसे छोड़कर कमाने के लिए कलकत्ता जाए, इसलिए, है ना। इसलिए वह क्या कहना चाहती है, इसलिए वह कहती है कि कलकत्ता पर वज्र गिरे, वज्र गिरे, इस प्रकार से कहा जा रहा है, वज्र, है ना, ताकि वहाँ जाए ही नहीं वो, है ना, क्योंकि कलकत्ता शहर परिवारों को तोड़ने वाला है। कलकत्ता शहर जो है वो परिवारों को तोड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ से लोग चले जाते हैं वहाँ काम करने, अपने परिवार वालों से दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से चंपा कहना चाहती है कि परिवारों को तोड़ने वाला कलकत्ता है, वह जो शहर है कलकत्ता, वो परिवारों को इस एक प्रकार से तोड़ने वाला शहर है। यह प्रतीक है शोषण का। ऐसे शोषण से आम व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है। चंपा अपने पति से अलग नहीं होना चाहती है, अतः वह कलकत्ता का विनाश चाहती है ताकि उसका परिवार ना टूटे, है ना। इसलिए वह कहती है कि कलकत्ता पर वज्र गिरे। तो ये रहेगा इसका आंसर। इसके बाद देख सकते हैं, चंपा को इस पर क्यों विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा ने पढ़ने लिखने की बात कही होगी, है ना। चंपा को विश्वास नहीं होता है कि गांधी बाबा पढ़ने लिखने की बात कह सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, चंपा को पहले कवि द्वारा ही यह ज्ञान दिया गया था कि गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं। दूसरी तरफ कवि का दिन भर लिखते पढ़ते रहना चंपा को अजीब सा काम लगता है ना। तो चंपा को पहले कवि द्वारा ही यह ज्ञान दिया गया था कि गांधी बाबा जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। कवि नहीं, पहले जो त्रिलोचन हैं कवि, है ना, इन्होंने पहले चंपा से क्या कहा था कि गांधी बाबा जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। दूसरी तरफ कवि का दिन भर लिखते पढ़ते रहना चंपा को अजीब सा काम लगता था, है ना, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो पढ़ती नहीं थी, और वो कवि को जो है दिन भर लिखते पढ़ते देखती थी, तो उसे अजीब सा लगता था। तो या यह भी कहा जा सकता है कि उसे बुरा लगता था एक प्रकार से, क्योंकि उसे वह काम बेकार लगता था, क्योंकि वह उसके बारे में नहीं जानती थी। इसलिए उसे विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा जैसे अच्छे इंसान पढ़ने लिखने की बात कह सकते हैं। तो ये रहेगा इसका आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कवि ने चंपा की किन विशेषताओं को उल्लेख किया है। देखिए यहाँ पर चंपा की विशेषताएं दी गई हैं, 8 कुल चंपा की यहाँ पर विशेषताएं दी गई हैं। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चंपा की सभी विशेषताएं आप याद रखेंगे तो आप अगर ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया तो बन जाएगी, है ना। तो ये सारी विशेषताएं रही, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देख सकते हैं, आपके विचार में चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ेगी, है ना। उसने ऐसा क्यों कहा कि मैं तो नहीं पढ़ेगी, है ना। वो इस प्रकार से उसके पास है, मेरे विचार में चंपा एक ग्रामीण लड़की है जो दिन भर प्रकृति की गोद में पशु चराने का काम करती थी, है ना, करती है। स्वभाव से नटखट है और कवि को दिन भर बैठकर लिखते पढ़ते देखती है। उसे यह बुरा लगता है कि दिन भर बैठे रहो। वह सोचती होगी कि पढ़ना लिखना स्वच्छंदता में बाधक है। दूसरे पढ़े लिखे लोग अपनों को छोड़कर कलकत्ता चले जाते थे, इसलिए वह पढ़ना नहीं चाहती थी, है ना। आपको पता होगा कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं पढ़ कर के दूसरे शहर चला जाते हैं, अगर उनकी नौकरी वगैरह लग जाती है, तो इसी प्रकार से वो सोचती थी, क्योंकि उसे उसका ज्ञान नहीं था, एक प्रकार से उसे उसका भान नहीं था, कुछ जानती नहीं थी पढ़ाई के बारे में। और कवि को दिन भर पढ़ते लिखते देख करके उसे बुरा लगता था, बुरा इस प्रकार से लगता था क्योंकि उसे अजीब लगता था देखने में। वो समझती नहीं थी वो कार की है कैसे, क्या प्रॉब्लम, है ना। वो केवल ये जानती थी कि अगर जो पढ़ लिख गया वो यहाँ से चला जाएगा, बाहर कलकत्ता चला जाएगा और परिवार टूट जाएगा। इसलिए वह क्या कहती थी, मैं नहीं पढ़ेगी, मैं तो नहीं पढ़ेगी,
ऐसा वो कहती थी। इसके बाद यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बातें करती, है ना। अगर आप सोचो कि चंपा जो है, ये पाठ आप पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, बहुत मज़ा आएगा। यदि चंपा जो पढ़ी होती है ना, एजुकेट होती चंपा, तो कवि से किस प्रकार से बातें करती, कैसे बोलती, तो वो पूछा गया है। यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो वह कवि से सहजता से बात नहीं करती, वह हर बात को घुमा फिरा कर कहती, है ना। जो वो अभी सरलता से, सीधापन उसमें है बात करने का कवि से, मतलब कोई छल कपट नहीं, सीधी बात करना। क्योंकि अनपढ़ जो लोग होते हैं, अनपढ़ से मतलब मेरा है कि जो मतलब जिन्हें उतना ज्ञान नहीं होता है, तो वो सीधे होते हैं और सच्चे होते हैं, सीधी बात है। तो वो इस प्रकार से बात करती कि उसे घुमा फिरा कर नहीं करती, उसमें बनावटीपन जो है होता। अगर वह पढ़ी लिखी होती तो उसमें बनावटीपन होता। अगर वह पढ़ी लिखी नहीं है तो बिल्कुल सीधे तरीके से बात करती है, बिल्कुल सहजता से बात करती है, सरलता से बात करती है। वह विद्रोह का स्वर भी नहीं दिखाती। इसके अलावा वह कवि की योग्यता का सम्मान करती है ना। अभी वो कहती है ना कि क्या लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं दिन भर, उसको अजीब लगता है उनका पढ़ना लिखना कवि का, और बुरा लगता है। लेकिन अगर वह पढ़ी लिखी होती तो कवि की योग्यता जो है, कवि पढ़े लिखे हैं इतने, हाँ पढ़ती हैं लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, कवि पढ़ते हैं लिखते हैं, तो वह उनका सम्मान करती ना, क्यों नहीं करती। क्योंकि वह जानती कि यार ये कैसी चीज़ है। अगर आपको उसके बारे में पता ही नहीं होगा तो आप क्यों उसके बारे में बोलेंगे, अच्छा है ना। तो उसको अगर ये भान होता है ना, अगर वो पढ़ी लिखी होती तो कुछ इस प्रकार से वो अपना व्यवहार रखती और बातें करती और कवि की योग्यता का सम्मान करती। ये रहेगा इसका आंसर। इसके बाद नीचे क्वेश्चन दिया गया है 6 नंबर का, कविता में हमारे समाज की किस समस्या को उकेरा गया है ना। तो चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, तो इस कविता में हमारे समाज की किस समस्या को उकेरा गया है, देख सकते हैं आंसर दिया गया है। कविता में अत्यंत सरल ढंग से हमारे देश की गंभीर समस्या निरक्षरता को चित्रित किया गया है ना, निरक्षरता को चित्रित किया गया है। विशेषतः स्त्रियों में शिक्षा के प्रति उपेक्षा भाव को उकेरने का सुंदर तथा सार्थक प्रयत्न किया गया, आंसर रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं विवाह और पति के प्रति चंपा की क्या धारणा है, आंसर रहेगा ब्याह के सुनते ही चंपा लजाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करती है कि मैं तो ब्याह नहीं करूंगी। जब पति की बात आती है तो वह स्पष्ट करती है कि मैं तो अपने बालम को सदा साथ रसूंगी, उसे कलकत्ते ना जाने दूंगी, क्योंकि उसे डर है कि परिवार ना टूट जाए, है ना। कलकत्ते पर बजर गिरे, ऐसा वो कहती है, पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया। स्त्री सुलभ स्वभाव लज्जा विरह की अनिच्छा और विरह के कारण को ही नष्ट करने की धारणा का बोध होता है ना। तो ये सारी बातें जो है चंपा कहती है जब उससे विवाह और पति के बारे में पूछा जाता है ना। क्योंकि वह परिवार मतलब परिवार टूटता हुआ नहीं देखना चाहती, तो वह क्या कहती है, मैं तो अपने पति को साथ रखूँगी, उसे कलकत्ते ना जाने दूँगी, कलकत्ते पर वज्र गिरे, है ना। ये रहेगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, चंपा के मन में अक्षरों के प्रति क्या जिज्ञासा है। तो जो अक्षर देखती है जब कभी लिखते हैं पढ़ते हैं, तो वो अक्षर देख के उसके मन में क्या जिज्ञासा उठती है वो देखते हैं। चंपा एक अनपढ़ मतलब पढ़ी लिखी नहीं है, वह एक ग्रामीण लड़की है, उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है ना। यही तो कहा गया है, पाठ का नाम ही है कि चंपा जो है काले अक्षर नहीं चिन्हती। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती का मतलब क्या होता है ना। बुंदेलखंड में चीनती बोलते हैं कि तुम हमें चीनत हो, ऐसे, है ना। तो ऐसे चिन्हती को मतलब होता है कि जानना पहचानना, है ना। तो वह जब कवि को पढ़ते लिखते हुए देखेगी तो उसे यह बात अजीब सी लगती है कि इन काले काले अक्षरों में स्वर कैसे निकलते हैं, क्या यह लिखना काम बहुत अच्छा है। तो ये रहेगा इसका आंसर पूरा कंप्लीट। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, चंपा के नटखट स्वभाव को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, कवि का पढ़ना लिखना जो है उसे अजीब लगता है, तो काले काले अक्षर के स्वर कैसे निकलते हैं, क्या यह लिखना काम बहुत अच्छा है, ये सारे क्वेश्चन उसके मन में उठते हैं, है ना। तो ये जो काले काले अक्षर वो यही नाम से बुलाती है, काले काले अक्षर में स्वर कैसे निकलते हैं, क्योंकि उसे नहीं पढ़ना आता है ना, वो अनपढ़ लड़की है, उसे नहीं पढ़ना आता, तभी वो कह रही है इनमें स्वर कैसे निकलते हैं, इन्हें कैसे बोला जाए। इस प्रकार की उसके मन में जिज्ञासा उठ रही हैं। क्या है लिखना काम जो है, कभी लिख रहे हैं तो उनसे करिए, ये लिखना
काम अच्छा है, ज़रूरी है, ऐसे सवाल उठा रही है उसके मन में, ऐसी जिज्ञासाएं उठ रही हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चंपा के नटखट स्वभाव को उदाहरण से लिखिए। तो स्पष्ट रहेगा आंसर आपका, चंपा कवि के साथ साथ कभी ऊधम मचाती है और कवि को तंग करने के लिए उनकी कलम छिपा देती है। जब कवि अपनी कलम ढूंढकर लाते हैं तो देखते हैं कि उनके कागज़ गायब हैं। यह भी उनके स्वभाव में शरारती है, जो वह कहती है कि तुम झूठे हो और कलकत्ते पर वज्र गिरे। तो ऐसे यहाँ पे ये चंपा का नटखट स्वभाव है कि वह कविता लिखते हैं, जिससे कभी वो पेन छुपा देती है, कभी कागज़ छुपा देती है जिन पर उन्हें लिखना है ना, और कभी से कहती है कि तुम झूठे हो और कलकत्ते पर वज्र गिरे। इस प्रकार से वो नटखट स्वभाव की बातें जो है करती है। तो ये रहेंगे उदाहरण साहित्य इसका। और इस कविता का प्रतिपाद्य आपको पता होना चाहिए ज़रूर से, है ना। मैं सभी का बता रहा हूँ, प्रतिपाद्य या उद्देश्य आपको अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए, सारांश देख कर रखेंगे। तो चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती है कविता में कवि ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव की एक भोली भाली अनपढ़ लड़की का चित्रण किया है। चंपा निरक्षर है, जो वह पढ़ने लिखने को व्यर्थ समझती है ना, क्योंकि वह काले अक्षर नहीं चिन्हती है। और अक्षरों के लिए कवि काले काले विशेषण का प्रयोग करके शिक्षा व्यवस्था की कलई खोलता है। कविता की नायिका चंपा शोषक व्यवस्था के विरोध में खड़ी हो जाती है। वह कलकत्ते पर वज्र गिरे कहकर अपने जीवन की सुरक्षा के प्रति सचेत होने का संकेत दे जाती है। शोषक व्यवस्था का अंत होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से ये पूरा आंसर इसका कंप्लीट रहा। और यहीं तक आपके इस चैप्टर के जो थे क्वेश्चंस थे। अगला चैप्टर है आपका गज़ल दुष्यंत कुमार का, इसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर जल्दी से क्लिक कीजिए और पीडीएफ पूरा परचेस कर सकते हैं। आपको सभी 10 अध्यायों की 1 से लेकर के 10 यानी कि संपूर्ण काव्यखंड आपका कंप्लीट उस पीडीएफ में रहेगा। जल्दी से जाकर के परचेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करके रखें ताकि अगला चैप्टर का जो आपका वीडियो है आपको जल्दी ही मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।